हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज हम देखेंगे हेरिटेज और टूरिज्म के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये सेमेस्टर 3 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ड्यू एसओएल एनसी वेब सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरे जो हमारे क्वेश्चन पेपर है हिंदी में हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह से। कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसे हम इंग्लिश में भी यूज़ करेंगे। इस पीपीटी की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। एकलव्य स्नातक 1 पे आपको सारी जो पीडीएफ वगैरह है सब मिल जाएंगी वहाँ पे। अब ये देखिए, क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखा गया है। थोड़ा सा ब्लर हो गया था, इसलिए यहाँ पे हमने इस तरह से भी लिखा गया और टाइप भी किया गया, ठीक है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा दिखता है, विरासत को परिभाषित कीजिए। विरासत को संरक्षित करना हमारी प्राथमिकता क्यों होनी चाहिए। तो इसमें हमें सबसे पहले बताना है कि विरासत होती क्या है। तो विरासत और धरोहर जो है हमारी एक ही चीज़ है, ये अलग अलग चीज़ नहीं है। इसको इंग्लिश में थोड़ा आप देख लीजिएगा कि हेरिटेज लिखा होगा हमेशा, ठीक है। तो हेरिटेज का अर्थ मतलब क्या है इसका, जो भी हमारी मूर्त और अमूर्त चीज़ें होती हैं, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चीज़ें होती हैं। प्रत्यक्ष चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और अमूर्त चीज़ें जिन्हें हम टच फील वगैरह नहीं कर सकते हैं, जिन्हें से हम महसूस कर सकते हैं, वो वाली चीज़ें सारी जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती रहती है, वो सारी चीज़ें हमारी क्या है, हेरिटेज है, हमारी धरोहर है, विरासत है, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, हमारे मकान, जमीन, जायदाद, गहने वगैरह, ये सारे हमारी विरासत में मिले हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं, हमारी विरासत के 3 प्रकार होते हैं, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित धरोहर, ठीक है, या विरासत। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृतिक हमारी विरासत क्या है। प्राकृतिक विरासत हमारी जो भी जीव जंतु जगत है, जैव विविधता वाले तत्व है, पारितंत्र है हमारा, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, हमारी प्राकृतिक विरासत है हमें, ठीक है, प्राकृतिक धरोहर है। ये हमारे पश्चिम घाट है, पूर्वी घाट इसका एग्जाम्पल है। जो हमारे जो कोस्टल एरियाज़ है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे जो भारत के नक्शे में हम देखते हैं नीचे वी आकार बनता है, तो यहाँ पे हमारे क्या है, कोस्टल एरियाज़ है, ठीक है। तो कोस्टल एरियाज यानी पश्चिमी और पूर्वी घाट जो इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि प्रकृति ने हमें दिया है। नंदा देवी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मिश्रित विरासत में हमारे आ जाते हैं, जो भी हमारी सांस्कृतिक जो हमारी होती है, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक विरासत दोनों को मिला के जो एक मेल बना होता है, उसे बोलते हैं। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे कोई भी एडवेंचर पार्क में जाते हैं आप, वाटर पार्क में जाते हैं, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। मानव ने बनाए हैं, प्रकृति की हेल्प लेके बनाए हैं, ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। उसके बाद आ जाते हैं हम सांस्कृतिक विरासत में। सांस्कृतिक विरासत क्या है, जो भी हमारी प्रथाएं वगैरह होती है, स्थान वगैरह होते हैं, वस्तुएं वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती है संस्कृति में, ठीक है। जिसमें हमारी अभिव्यक्ति वगैरह होती है, जिसमें हम टच फील नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को, ये हमारी संस्कृति है, ठीक है। मतलब टच फील कर सकते हैं ऐसी नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों द्वारा हमें मिली गई है, वो प्रथाएं हैं, वो स्थान या वस्तुएं वगैरह, ठीक है। ये जो है इसके भी 2 पार्ट हैं, हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो है उसको मूर्त भी कहते हैं और टेंजिबल भी कहेंगे इंग्लिश में। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। अभी आपको आगे पता चलेगा कैसे अलग अलग तरीके से। अप्रत्यक्ष जो है हम उसे कहते हैं अमूर्त या इंटेंजिबल, ठीक है। प्रत्यक्ष जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें हमारी चीज़ें आ जाएंगी, भवन, स्मारक वगैरह, जैसे ताजमहल वगैरह क्या है, बना के गए हैं, हम उन्हें आज भी देख रहे हैं। आपके दादाजी ने घर बनाया, भाई वो आपके पापा का है, आपके बाद पापा जी के बाद आपका होगा। तो इस तरह से क्या है, ये सारी चीज़ें चली जा रही है। तो मानव के द्वारा निर्मित है, लेकिन संस्कृति से आपका जुड़ाव है उस चीज़ से, ठीक है। आपको आपकी विरासत का, आपकी संस्कृति का पता चल रहा है, तो ये आपकी प्रत्यक्ष में आ गए, जिसे आप टच कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष में हमारी कौन सी चीज़ आती है, जिसे आप टच नहीं कर सकते, लेकिन आपको आपके दादा परदादा इस तरह से मिली हुई है, जैसे हमारे ज्ञान कौशल वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है हमारी। तो इसमें जो हमारी भाषा भी आती है, हमारे नैतिक कर्तव्य वगैरह जो भी घर में सिखाए जाते हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं। कोई भी कौशल वगैरह आ सकता है, जैसे अगर कोई घड़ा बनाने वाले हैं, ठीक है, तो वो क्या है, जो कुम्हार है वो अपने बेटे को बचपन से सिखाता है इस तरह की चीज़ें। तो ये कौशल भी क्या है, हस्तांतरित होते रहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ तक हमने देख लिया इसकी जो विरासत क्या होती है, इसको हमने अच्छी तरह से परिभाषित करके आपको बता दिया। आगे जो क्वेश्चन है इसको आपको खुद बनाना है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड है। विरासत को संरक्षित करना हमारी प्राथमिकता क्यों होनी चाहिए। अगर आप अपनी विरासत को, अपनी धरोहर को संरक्षित करके रख रहे हैं, तो क्यों रख रहे हैं भाई, क्या वजह हो सकती है उसकी। तो आपको ये अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर बनाना है एक तरह से। हम इसके कुछ पॉइंट बताते हैं, जैसे कि मूल्यों को बढ़ाता है ये आपके, ठीक है। और जो है समुदाय की आर्थिक उन्नति करता है, समुदाय में आर्थिक विकास वगैरह करेगा, पर्यटन को प्रोत्साहन देगा। अगर आप कोई भी अपनी चीज़ की विरासत का सही से रखेंगे, तो आपके वो बिल्कुल पर्यटन को प्रोत्साहन देगा। अगर आप अभी से ताजमहल वगैरह को तोड़ देते हैं, फेंक बिल्कुल अच्छे से तोड़ फोड़ के गंदा कर देते हैं, मार्बल उसका बेकार हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा, तो कहाँ से पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। बाहर के लोग भी नहीं आएंगे देखने, तो प्रोत्साहन भी नहीं मिलता। तो हम अपनी विरासत को संरक्षण करके रखेंगे तो पर्यटन भी बढ़ता है, आगे आता है।
हमारी राष्ट्रीय पहचान बढ़ती है, रोजगार भी मिलता है, विरासत का हमारा वैश्वीकरण भी होता है। विरासत का वैश्वीकरण जो है हमारे अमेरिकन जो कंट्री है, यूरोपीय जो कंट्री, उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है। उन्होंने अपनी जीन्स का, अपने फूड का, अपने कपड़ों का, सब चीज़ों का इतना ज़्यादा कर दिया है, भाषा से लेके हर चीज़ उन्होंने अपनी विरासत को इतना ज़्यादा फैला दिया, वैश्वीकरण कर दिया। उसी तरह अगर हम अपनी विरासत को संरक्षित करके रखें तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको वैश्वीकरण कर सकते हैं और धरोहर का विकास कर सकते हैं। अपनी धरोहर के प्रति उसको संरक्षित करके उससे प्रेम, जुड़ाव वगैरह महसूस करते हैं। इतिहास का हमें ज्ञान देती है हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर। तो ये सब चीज़ों से आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है कि हमारी संस्कृति जो है, हमारी विरासत जो है, उसके कोई भी अब नियम बताने हैं आपको। इसमें क्या जोड़ दिया गया है कि विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय अधिनियम की विवेचना कीजिए। तो आपको आगे की चीज़ तो यही सारी लिखनी है जो मैंने पहले बताई है। अब बाद की जो अधिनियम है वो देखते हैं, ठीक है। अधिनियम कुछ जो है आपके लिए बने हैं, कुछ सरकारों के लिए बने, इस तरह से अलग अलग है। तो हम संघ के देखते हैं सबसे पहले कि संघ के क्षेत्र अधिकार में क्या चीज़ें आती है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के वे स्मारक एवं स्थल जो संसद के अधिनियम द्वारा इस हेतु निर्देशित हो, ठीक है। जो भी हमारे चीज़ें हैं ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाली, स्मारक वगैरह, जो भी सरकार ने अपने अंदर ले रखी, जैसे कि अगर हम हड़प्पा के स्थल वगैरह देखें तो इनको क्या सरकार ने अपने अंडर में ले रखा है, उस पर वो शोध करती रहती है, उसे संरक्षित करती रहती है। आप कहेंगे हड़प्पा तो ज़्यादा पाकिस्तान में चला गया, तो नहीं, हमारे पास भी गुजरात और राजस्थान के इलाके में बहुत सारी चीज़ें बची हुई है। तो उन पर क्या है, केंद्र सरकार का जो है वो देखती रहती है, ठीक है। अब राज्य के क्षेत्र में कौन से आ जाते हैं, संसद द्वारा घोषित महत्व के स्मारकों को छोड़कर अन्य प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक जो होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं। अगर हम बोले कि कुतुब मीनार का संरक्षण करना है या हमारे लाल किला का करना है, इस तरह की चीज़ें किस में आती है, हमारे वो आ जाएंगे हमारे केजरीवाल जी के, ठीक है। केजरीवाल जी उसका संरक्षण करेंगे। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, हमारे राज्य सरकार की। अब समवर्ती सूची के भी कुछ अधिकार है, कुछ क्षेत्र हैं, तो कौन कौन से, वो विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल के रूप में घोषित स्मारकों एवं स्थलों के अलावा शेष पर संघ और राज्य दोनों का समवर्ती क्षेत्र अधिकार है, ठीक है। तो जो भी अगर इन दोनों को छोड़ के बचते हैं उन पे क्या है, दोनों का बराबर का अधिकार बनता है। इसमें कुछ राज्य के लिए अलग से नीति निर्देशक सिद्धांत में भी इसकी बात कही गई है अनुच्छेद 49 के अंदर, कि प्रत्येक जो भी स्मारक है, कोई भी स्मारक है, स्थल वगैरह है, कलात्मक रूप से ऐतिहासिक रुचि देती है, ऐसी कोई वस्तु है जो भी इन सब चीज़ों को बढ़ावा देती है, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई, तो राज्य का कर्तव्य बनता है कि भाई उसका दायित्व है कि उसको सही से रखे, उसको संरक्षित करे, उसकी बिल्कुल देखभाल करे, ठीक है। इसके साथ हमारे कुछ मूल कर्तव्य भी बनते हैं, जैसे कि बताया गया है 51A के अंदर कि कोई भी अगर आप नागरिक है, अगर अपने कोई भी कहीं पे भी जाता है विरासत के पास, हमारी संस्कृति के पास, मतलब ये सारी चीज़ें देखने जाते हैं अगर आप, तो वहाँ पे अपने आप नागरिक कर्तव्य को बढ़ावा दें, वहाँ पे कोई भी कूड़ा गंदगी वगैरह ना फैलाएं, उस चीज़ को साफ़ सुथरा और अच्छा रखें, ठीक है। क्योंकि वो आपकी भी संस्कृति, आपकी भी विरासत है, उस चीज़ को संभालना ना कि सरकार का नहीं, आपका भी कर्तव्य बनता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके कुछ अधिनियम भी पारित किए गए हैं। तो अधिनियम जो है ये बनाया गया है संसद द्वारा प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958, ठीक है। तो ये अधिनियम बनाया गया है। ये अधिनियम के अंदर क्या बोला गया था, जो प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों एवं पुरातात्विक स्थलों तथा राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों के संरक्षण, पुरातात्विक खुदाई के विनिमय और मूर्तियां, नक्काशी एवं अन्य ऐसी वस्तुओं के संरक्षण के लिए उपबंध करता है। तो ये क्या सरकार को उपबंध करता है, सरकार को बोलता है कि करो भाई, आप अपने कोई भी ऐतिहासिक और प्राचीन जो भी इमारत वगैरह हैं, कोई भी चीज़ें हैं आपकी, उसको आप संभाल के रखो, उस पर अवशेष वगैरह को अच्छे से रखो, उसकी खुदाई वगैरह करो, उसको देखो भाई और क्या हो सकता है, और उसको आगे बढ़ा के ले जाओ। ये सारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो इस तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन भी जो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर बेस है, ठीक है, कि कितना अच्छा आप बना सकते हैं, कितनी अच्छी आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि इतिहास और जो हमारी विरासत है वो क्या समान है, सिमिलर है। तो ये सिमिलर यानी एक ही है, ये नहीं कह सकते हम कि एक ही है भाई, लेकिन हाँ एक साथ चलती है, ये ज़रूर कहा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इसका एग्जाम्पल आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर आपको हड़प्पा के जो है विरासत यानी धरोहर, हमें चीज़ें ही नहीं मिली होती, क्या हमें उस इतिहास का पता चल सकता था? इम्पॉसिबल था। आप पता लगा के दिखा दीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़, कुछ विरासत ना मिली हो, कुछ पांडुलिपियाँ, कुछ पत्थर वगैरह, कुछ कहीं का कुछ भी ना मिला हो, तो आप कैसे पता लगा लेंगे? राम सेतु जब मिला है तभी तो हम थोड़ी बहुत रामायण के बारे में पता लगा पाए, भाई इतने से इतना टाइम था उसका, ये था वो था, इस तरह की चीज़ें। जब हम हड़प्पा के अवशेष मिले, इसी तरह से तो हम इतिहास का पता लगा पाए।
तो वही सारी बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारी विरासत है और इतिहास है वो हमारे समान है, मतलब सिमिलर है, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन पूरी तरह सिमिलर नहीं है, ये एक दूसरे के पैरेलल चलती है, समानांतर रूप से चलती है, एक ही है, ठीक है। गंगाधर ही शक्तिमान है इस तरह से तो नहीं हो सकता कि एक ही है, लेकिन हाँ दोनों समरूप जरूर चलती है, दोनों सिमिलर है, समान रूप से आगे बढ़ती हैं, क्योंकि जो इतिहास में लोग हैं हमारे वो सब विरासत अपनी छोड़ के जाते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ बना के कुछ ना कुछ करके जाते हैं ताकि हमारे कार्यकाल को, हमारी चीज़ों को याद किया जाए, ठीक है। तो इतिहास जो थे वो विरासत अपनी छोड़ के जाते हैं और हमें विरासत से ही इतिहास का पता चलता है, तो दोनों समानांतर है। इस तरह से आपको अंतिम आंसर पे भी लिखना है। अब आ जाते हैं हम चौथे में, क्या आपके अनुसार पर्व एवं मेले हमें अपनी सांस्कृतिक जो धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर, उसको समझने में सहायता करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल सहायक है। अगर आप अपने पर्व के, अपने मेले के बारे में, ये सारे त्योहार वगैरह के बारे में जानेंगे तो उससे क्या होगा भाई, आपको अपनी संस्कृति का पता चलेगा, ठीक है। अपनी संस्कृति में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको उन सब चीज़ों की जानकारी रहेगी, ठीक है। अगर आप अपने दिवाली वगैरह आप नहीं मनाएंगे, ठीक है, इस तरह से बिजी रहेंगे, तो आपको क्या पता चल पाएगा कभी? अगर कोई बच्चा है यहाँ से, उसके मम्मी पापा जो है इंडियन, ठीक है, और वहाँ पे जाके वो रह रहे, अगर वो वहाँ पे खुद भी दिवाली वगैरह नहीं मना रहे, ठीक है, तो बच्चे को क्या पता चलेगा कि कोई पर्व है मेरा दिवाली, भाई मैं हिंदू धर्म से हूँ, मेरा कोई पर्व दिवाली भी है, होली भी है, इस तरह से कोई पता चलेगा? बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। अगर वो अपने पर्व नहीं मनाएगा, मेले वगैरह नहीं मनाएगा, तो उसे अपनी सांस्कृतिक धरोहर को समझने में कोई सहायता नहीं मिलेगी, उसे पता भी नहीं चलेगा कुछ मेरी सांस्कृतिक धरोहर है भी, कुछ मेरी चीज़ें है भी। तो इस तरह से ये बहुत हेल्प करती है हमारी, ठीक है। कैसे कैसे इसमें हम पॉइंट बना सकते हैं, आप महत्व को जानने में हमारी हेल्प करती है, संस्कृति का हस्तांतरण करने में हमारी हेल्प करती है, आनंद प्रदान करती है, समय का सदुपयोग करते हैं हम इसमें, अपने लोगों से जुड़ाव महसूस करते हैं, अपनी संस्कृति का सीधा प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपनी संस्कृति की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, अच्छा समय बिता सकते हैं अपने माता पिता के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इस तरह से आपको बना के लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐतिहासिक पर्यटन को परिभाषित करते हुए बताइए। तो इसमें उदाहरण सहित बताना है आपको। तो उदाहरण आप कैसे दे सकते हैं? आपका देखिए, आप हेरिटेज और टूरिज्म दो ही चीज़ है, ठीक है। तो अभी तक हेरिटेज के ऊपर कितनी सारी चीज़ें आ गई, आप टूरिज्म के ऊपर आ रही है। तो टूरिज्म में ना आपको अगर आप पूछे ना, धार्मिक पर्यटन, जब धार्मिक शब्द लिखा आ जाए तो आपको बताना है सिर्फ धर्म की चीज़ों के बारे में, जैसे काशी और सारनाथ वगैरह, ये सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन जब ऐतिहासिक लिखा हुआ आ जाए तो आप कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी, लाल किला के बारे में बता दीजिए, आप कोई जामा मस्जिद वगैरह, या फिर कुछ भी चीज़ जहाँ पे भी आप घूमने गए हो, आप वहाँ का लिख सकते हैं, कहीं का भी, क्योंकि जो भी है सारे ऐतिहासिक पर्यटन ही है, ठीक है। कुतुब मीनार वगैरह और कोई भी है, ठीक है, आप वहाँ पे गए हो तो वो ऐतिहासिक ही, हमारे ऐतिहासिक बन चुका है, आपको उसके बारे में टिप्पणी देनी है, बस और कुछ नहीं है। पांचों क्वेश्चन आ जाता है हमारे मंदिरों की शैली के ऊपर, जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसे बिल्कुल याद रखिए। जो दो हमारी शैली होती है, नागर शैली जो हमारी उत्तर भारत में है, और दक्षिण में कौन सी है, हमारी द्रविड़ शैली। तो इसमें क्वेश्चन में वही पूछा गया है, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया है। नागर मंदिर कला शैली अपने समवर्ती दक्षिण शैली से किस प्रकार भिन्न है? उसकी समवर्ती यानी उसी के टाइम पीरियड में कौन सी शैली चल रही थी? तो उत्तर में हमारी नागर शैली चल रही थी और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। इन दोनों में उदाहरण के साथ चर्चा करनी है। तो हम शुरू करते हैं। मंदिर का जो निर्माण है वो हमारे मौर्य काल से शुरू हुआ है, और गुप्त जो काल था उसमें बहुत अच्छे से आगे बढ़ता गया है, ठीक है। जो इसमें चीज़ें हुई है, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर के अलावा ये क्या है, चट्टानों को काट के भी बनाया गया है, यानी इसमें सिर्फ कोई संरचना नहीं रखी गई है, ठीक है। संरचनात्मक मंदिरों के अलावा इसमें एक अन्य मंदिर भी आए हैं, जैसे चट्टानों को काट के, इस तरह की चीज़ें। छठी शताब्दी उस समय के टाइम तक क्या था, दोनों में लगभग एक समान शैली जैसी थी, ठीक है, उत्तर और दक्षिण में। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे अंतर पाए जाने लगे। अंतर कैसे हम देखते हैं, तो हिंदू ब्राह्मण धर्म के अनुसार जो है बताया गया हमें, नागर शैली, द्रविड़ शैली, इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया गया है। बेसर शैली, तो बेसर शैली आपको बेसिकली नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। नागर शैली और द्रविड़ शैली देखना है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो द्रविड़ शैली के बारे में जानते हैं। जो द्रविड़ शैली है उसके अंदर हमारे मंदिर कैसे होते हैं, इसको बस आप सुनते जाइए, अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। द्रविड़ मंदिर एक परिसर की दीवार से घिरा हुआ है। सामने की दीवार के बीच एक प्रवेश द्वार है जिसे गोपुरम के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में मुख्य मंदिर मीनार का आकार विमान के रूप में जाना जाता है, जो एक सीढ़ीदार पिरामिड की तरह है, जो उत्तर भारत के घुमावदार शिखर की बजाय ज्यामितीय रूप के ऊपर उभरता है। दक्षिण भारतीय मंदिर में शिखर शब्द का प्रयोग केवल मंदिर के शीर्ष पर स्थित मुकुट तत्वों के लिए किया जाता है।
जो आमतौर पर एक छोटे स्तूप या अष्टकोणीय गुंबद के आकार का होता है। यह उत्तरी भारतीय मंदिर के अमालेख और जो कलश होते हैं हमारे कलश के बराबर है। परिसर के भीतर एक बड़ा जलाशय या मंदिर के अंदर मिलना, ये सारे जलाशय वगैरह मिलना बहुत आम बात होती है। सहायक मंदिर या तो मुख्य मंदिर के जो पास में होते हैं मीनार वगैरह, उसके अंदर होगा, उसके पास में होगा, या फिर अगल इधर साइड बाय साइड होगा, ठीक है, बगल में इधर उधर होगा, छोटे मोटे रूप में इस तरह से स्थित होगा। अब आप पिक्चर को देख के पूरी तरह समझ जाएंगे क्या कहना चाह रही थी मैम, अभी तक आपको शायद बिल्कुल भी ना समझ में आया, ठीक है। जो मैंने पहली लाइन बोली थी भाई कि एक दीवार से घिरा हुआ होता है, ठीक है, तो घिरा हुआ है, बिल्कुल ये एक दीवार है पूरी, इस दीवार से पूरी तरह से मंदिर को घेरा गया है, ठीक है। ये चीज़ें यहीं पे शुरू की गई थी, द्रविड़ शैली में शुरू की गई कि भाई एक मंदिर को दीवार से बिल्कुल घेर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बीचों बीच जो है गोपुरम है, गोपुरम का मतलब बीचों बीच है, बिल्कुल मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होगी। बीच में ये जलाशय है, ठीक है, जलाशय जहाँ पे जल मिलना, ये मंदिर के परिसर में बीच में होना बिल्कुल आम बात है। उसके बाद आते हैं हमारे मंडप, जो मुख्य मंदिर होता है, यानी गर्भाशय हमारा जो है, गर्भगृह या गर्भाशय इस तरह से बोल सकते हैं आप। गर्भगृह जो है हमारे यहाँ पे मंदिर का जो है मेन चीज़, शिव मंदिर है तो यहाँ पे शिव की मेन मूर्ति रखी रहेगी, इस तरह की चीज़ें हैं। तो गर्भगृह के जो आसपास होते हैं अगल बगल चीज़ें हैं, तो यही सारे मंडप है। ये मंडप जो है छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कोई अगर आपको सत्संग कराना है, कोई भंडारा कराना है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद विमान होते हैं हमारे बड़े बड़े, ठीक है, तो ये विमान किसे कहा गया, इसको स्ट्रक्चर को कहा गया है, ज्योमेट्रिकल लाइक जो स्ट्रक्चर है इसी को कहा गया, ठीक है। और जो शिखर है ये ऊपर में होता है बिल्कुल टॉप पे। तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी इसमें, मुझे लगता है अब कोई डाउट रह गया होगा। तो इसी तरह से आप इस इमेज के थ्रू पूरी अच्छी तरह से बना सकते हैं। और इसके कुछ अगर हम एग्जांपल देखें तो एलोरा, जो हमारी एलोरा की गुफाएं हैं, वहाँ पे कैलाशनाथ मंदिर है, वहाँ पे बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अजंता एलोरा की जो हम गुफाएं का नाम सुनते हैं उसमें ये एग्जाम्पल है। तंजापुर का जो मुख्य मंदिर है वो आ सकता है इसमें, और कुछ छोटे छोटे जो हमारे तमिलनाडु के ये सारे मंदिर आ सकते हैं। मीनाक्षी मंदिर आएगा, तिरुमलाई मंदिर है, और हमारे तमिलनाडु में अन्नामलाई मंदिर है, ये सारी चीज़ इसके एग्जाम्पल्स में। अब देखते हैं हम नागर शैली का। जो नागर शैली है वो नगर शब्द से बना है, जिसका ये नगर शब्द क्यों आया, क्योंकि पहले नगर के भीतर ही बनाए जाते थे ये मंदिर, इसलिए नागर शैली रख दी गई कि नगर के अंदर बनाए जा रहे हैं भाई, सर्वप्रथम इनकी शुरुआत वहीं से हुई है, तो नगर शब्द से नागर बन गया, ठीक है। ये संरचनात्मक रूप से जो है इसलिए इनकी संरचना जो है उनसे अलग होती है। वहाँ पे क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप्स का ज़्यादा यूज़ किया गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है भाई, स्क्वायर रेक्टेंगल आपको शेप ज़रूर दिख रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सर्कल लाइक शेप्स हो गई है, यहाँ पे आपको बिल्कुल ज्योमेट्रिकल शेप पिरामिड के आकार की रेक्टेंगल दिख रही है, यहाँ पे भी रेक्टेंगल शेप्स का दिख रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा घुमावदार आकृति वगैरह का निर्माण किया जाता है, ठीक है। ये जो है वही बात है कि 8वीं से जो 13वीं शताब्दी है उसके बीच में थोड़ा सा एक साथ जैसा रहा, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे चेंज होता गया। उसके बीच में जो बाद की पीरियड उसमें हम ज़्यादा डिफरेंस देखते हैं। उसकी अब विशेषता आ जाती है कि नागर शैली की क्या विशेषता है या क्या पहचान है। तो इनकी जो छत होती है वो जो छत है मतलब उठी हुई रहती है, ठीक है। जैसे कि इनकी जो छत है उनसे अलग है थोड़ी सी, अभी आपको पिक्चर देख के अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसकी जो शैली है वो जो इसका जो आधार है, जो इसकी छत है वो भी अलग है, और जो इसका नीचे का आधार है वो भी अलग है। ये थोड़ा चतुकोणीय है, ठीक है, इस तरह से है, ठीक है, चतुकोणीय है। इस तरह से बनाया गया है। जो बेस है स्क्वायर शेप का है मेनली। इसको जो है 8 भाग में विभाजित किया गया है। अब 8 भाग हम आगे और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। इस शैली का जो है थोड़े थोड़े अलग अलग नाम रखा गया है। उड़ीसा में कलिंग, गुजरात में लाट, और हिमालय में पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय नाम रख दिया गया अलग अलग तरह से। जो हम 8 इसके बात कर रहे थे अभी अंग, तो मूल अंग कौन से है, पहला है मूल आधार, यानी जो नीचे का बेस है वो कैसा होगा, स्क्वायर शेप का होगा, जैसे मैंने बताया था। यहाँ पे चतुकोणीय होगा इसका आधार, ठीक है। आधार से शिखर तक क्या है, चतुकोणीय है, ठीक है, स्क्वायर शेप का ही चल रहा है आधार से लेके ऊपर तक, इस तरह की चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाता है फिर दूसरे नंबर पे जो मसूरक है वो आ जाता है, यानी नींव और दीवार के बीच का जो भाग है वो आ जाता है। जंगा है यानी दीवारें आ जाती है गर्भगृह की। उसके बाद आता है हमारा शिखर, कतोप, शिखर जो है हमारे ऊपर का भाग है। गिरवा क्या है, शिखर के ऊपरी भाग को कहा जाता है। वर्तुलाकार अमाल्य जो है शिखर के ऊपरी भाग, जो कलश का लाइक स्ट्रक्चर है वो कहा जाएगा। कलश के ऊपरी भाग को शीर्ष का भाग जो है शिखर के, उसको कलश कहते हैं, ठीक है। ये सारे इसके एग्जाम्पल है। अब देख लेते हैं यहाँ पे इमेज से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा।
देखिए सबसे पहले ऊपर कलश आ जाता है, सबसे ऊपर टॉप पे है, उसके बाद है नीचे यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है, ये आपको कौन सा दिख रहा है, अमाल्य, ठीक है, इसको स्ट्रक्चर को बोलेंगे अमाल्य। यहाँ से यहाँ तक इसका कौन सा भाग है, शिखर का भाग है, ठीक है, शिखर वाला। बीच में यहाँ पे मेन मंदिर आ जाएगा, गर्भगृह, ठीक है। ये जो है आपको ये गर्भगृह जो है ना, ये ना वहाँ पे भी आपको सेम दिख रहा होगा और यहाँ पे भी आपको सेम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है इसकी पीठ आ जाती है, यानी जो मेन मंदिर है नीचे का आप देख रहे हैं स्क्वायर फॉर्म में बना हुआ है, चतुकोणीय, और ऐसे ही चलता जा रहा है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें कि पिरामिड की शेप का। तो ये सारी इसकी चीज़ें आ जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप इसमें याद रख सकते हैं, कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने ही है। सोमनाथ का मंदिर हो गया गुजरात का, ये आप इजीली याद रख सकते हैं। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा का, जगन्नाथपुरी मंदिर याद रख सकते हैं, लिंगराज मंदिर याद रख सकते हैं, कदरिया का महादेव मंदिर याद रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर। अब जो इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारे अतीत को समझने के लिए संग्रहालय कहाँ तक सक्षम है। अब संग्रहालय जो है म्यूजियम से हम क्यों रखते हैं, वही जैसे जैसे वहाँ पे लिखना था ना आपको पर्व और मेले, वही सेम पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे कि संग्रहालय में हम अपनी चीज़ों को रखते हैं, उससे क्या होता है, रोज़गार वगैरह भी बढ़ता है भाई, क्योंकि वहाँ पे अगर चीज़ें आपने रखी आपको पसंद आई हैं तो वहाँ से आप क्या करते हैं, थोड़ी बहुत कॉपी वगैरह करना, कुछ ऐसा करना, ऐसा भी होता है, ठीक है। आपको उसके आगे की वीडियोज़ में आपको पता चल जाएगा संग्रहालय का। हमें अपनी संस्कृति का पता चलता है, कला वगैरह का पता चलता है, जो हमारे अतीत है उसका वो एक तरह से प्रत्यक्ष स्वरूप है हमारे सामने। अगर आप जाएंगे म्यूजियम्स वगैरह में, डॉल म्यूजियम हो गया, साइंस म्यूजियम हो गया, या नेहरू जी का जो म्यूजियम है दिल्ली में, यहाँ पे राष्ट्रीय संग्रहालय वगैरह, वहाँ पे जाएंगे तो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। वो चीज़ें झूठी तो रखी नहीं गई, वो सच्ची रखी गई है बिल्कुल, ठीक है। तो हमें दिखाने के लिए हमारे मूर्त रूप को, इतिहास के जो चीज़ें हैं उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेजेंट करती है। तो हमारे लिए इसीलिए संग्रहालय बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास्ट को जानने के लिए बहुत रिलीवेंट रखते हैं, क्योंकि उन्हीं से हमें सारी चीज़ें पता चलती है और बिल्कुल सच पता चलती है, कोई झुठला नहीं सकता। संघर्ष का जब युद्ध वगैरह का टाइम होता है उस समय में जो हमारी विरासत होती है उसका, कला का जो विध्वंस करने का क्यों सोचता है कोई भी, अगर हमारे सामने का इंसान है तो इसीलिए सोचता है कि इसकी कला का विध्वंस कर दे, खात्मा कर दे, ताकि पहले का जो इतिहास है कुछ बचे ही ना, आगे आने वाली जो पीढ़ी है सिर्फ मुझे याद रखे, ठीक है, कि मैंने ही सब कुछ किया, मुझे याद रखे। इसलिए जो भी सामने वाली पार्टी होती है, जब भी लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी युद्ध वगैरह हुआ है, उस टाइम पे वॉर वगैरह में वो उसकी जो भी हेरिटेज है, जो भी विरासत वगैरह है, उसको ख़त्म कर देती है, ताकि आगे आने वाली, अगर जब मैं इस पर कब्जा कर लूँ तो यहीं का जो भी कुछ करूँ मैं, तो सब चीज़ें मेरे हिसाब से चले, मेरे अंडर कंट्रोल है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इसमें जो है आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ये जो आपका पेपर है इसमें आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं और 15 नंबर के आएंगे, यानी 5 × 5, तो आप 15 × 5 तो आगे हो गया आपके 75 मार्क्स का, ठीक है, पूरा पेपर। तो आपको 15 नंबर के हर क्वेश्चन है। तो इसी तरह से आपको शॉर्ट नोट में दिया गया है, तो ये हो सकता है 7.5 बार दे, या 6 या 8 बार दे, इस तरह से डिवीज़न कर देते, लेकिन शॉर्ट नोट आपको 2 पे ही लिखना है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आप पहला क्वेश्चन ये मत बोलिएगा कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है, या नहीं कर सकती, इस तरह से मत बोलिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको अच्छे से बताया है कि अप्रत्यक्ष या हमारी जो इंटेंजिबल हेरिटेज है वो कौन सी है। तो जो हमने वहाँ पे बात की थी वही यहाँ पे आएगा, ठीक है, कि हेरिटेज हमारी क्या होती है, और हमारी नेचुरल हेरिटेज क्या है, प्राकृतिक क्या है, सांस्कृतिक क्या है, हमारी मिश्रित कौन सी है। उसके बाद उनमें जो हमारे सांस्कृतिक होती है, कल्चर वाली, उसके 2 पार्ट बताए थे हमने, इंटेंजिबल और टेंजिबल, यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। इसीलिए मैंने हिंदी के वर्ड आपको बोले थे कि याद 2-3 बता दिए थे, और अलग अलग चीज़ों से और भी मोल्ड करके पूछ सकता है आपको, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश का जो वर्ड है एक ही रहेगा, टेंजिबल इंटेंजिबल, उससे आप पहचान सकते हैं। जो हमारी विविधता में एकता है, इसके ऊपर आप नहीं लिख सकते एक नोट, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ये कोई भी बच्चा आँख बंद करके 3 से 4 पेज लिख सकता है, वरना 2 पेज तो मिनिमम लिख सकता है इसके ऊपर हर बच्चा, तो ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है उसके बारे में नोट लिखना है, ये आपकी आगे की वीडियोस में कवर हो जाएगा, इसकी आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद आ जाता है लाल किले के बारे में। लाल किले के बारे में अगर आप गूगल से सर्च मार के भी जाएंगे तब भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन अब फिर भी थोड़ा बहुत हमने लिखा है यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए भाई क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं हम किस किस तरह से शॉर्ट नोट में। तो शॉर्ट नोट में कुछ भी आ सकता है आपका, ठीक है। लाल किला जो है हमारे इतिहास के रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाल बलुआ पत्थर से मिल के बना है। लाल बलुआ पत्थर से मिलने के कारण इसकी दीवारें लाल होने के कारण ही इसे क्या बोला गया है, लाल किला नाम रखा गया है। इतिहास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रिलीवेंस रखता है। यूनेस्को ने जो है इसे एक विश्व धरोहर के रूप में चयनित किया है। दिल्ली के लाल किला में जो है, ये लाल किला जो है दिल्ली की आन और बान शान है, पुरानी दिल्ली में स्थित है। और ये जो है तीनों साइड से यमुना नदी के मतलब यमुना नदी से घिरा हुआ है, ठीक है। यमुना नदी से ये बीच में लाल किला हमारा घिरा हुआ है, ये इसकी विशेषता बताई है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत सुंदर है। इसे जो है शाहजहाँ ने बनवाया था, बहुत भव्य इमारत है।
5वें मुगल शासक थे शाहजहाँ, उन्होंने बनवाया है। और ये घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। इस पर्यटन बहुत अच्छा होता है, बहुत दिखने में सुंदर भव्य लगता है। इसके कोने कोने में लोग आते हैं कोने कोने को देखने के लिए लोग बहुत दुनिया से आते रहते हैं। बहुत अच्छी इमारत है, अनोखी है, सारी सजावट वगैरह की गई है। तो इस तरह की चीज़ें लिख के आपको लिखनी है हमारे लाल किले के बारे में। तो इस तरह से आपके ये जो नोट है किसी के ऊपर भी आ सकता है, काशी के ऊपर भी, इस तरह की जो आपके सिलेबस में चीज़ें दे रखी है उनके ऊपर आ जाएगा। अगर आप ये चीज़ें जो है छोटी छोटी जो है काशी वगैरह के बारे में, लाल किला वगैरह, ये आगे आने वाली वीडियोस में कवर हो जाएंगी, इसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो एकलव्य स्नातक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर कोई भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट रहेगा, कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो, कोई आपका सजेशन हो, तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, बता सकते हैं हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।